हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। लास्ट क्लास में डिटरमिनेंट पढ़ा था, जैसा कि आपको याद होगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज के कुछ क्वेश्चन करे थे। आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज के 1, 2 और उसके बाद 6 मार्क्स वाला टॉपिक, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन लोग निकाल लेते हैं असाइनमेंट खोल लो एक बारी फटाफट से। और 4.2 के मैंने बोले थे यार 1-2 क्वेश्चन कराने हैं, उसके बाद अपन उस पर चलेंगे, क्या नाम है, अपना आगे की कहानी पे आगे की कार्रवाई करेंगे। जैसे कि असाइनमेंट का मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला था। हाँ, 34th क्वेश्चन पर आ जाइए एक बारी। असाइनमेंट 4.2 के क्वेश्चन नंबर 34 के 4.2 क्वेश्चन नंबर 34 का पार्ट नंबर बच्चे हम लोग कर रहे हैं 6th। और ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एनसीईआरटी में शायद एग्जाम्पल नंबर 32 या 34 है, बट इतना मेरे को ध्यान है कि मिसलेनियस का लास्ट एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल क्या है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। कहता है कि a प्लस बी एक्स, सी प्लस डी एक्स और p प्लस क्यू एक्स, और साथ में दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी, पी एक्स प्लस क्यू एंड यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ACP असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, BDF नहीं पता फुल फॉर्म, BDQ है भाई। ठीक है, और UVW ये भाई साहब हमें प्रूफ करना है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा पार्ट है, आराम से इसे खत्म कर देंगे। देखिए भाइयों और उनकी बहनों, हमारा इसके अंदर जो कहानी है बड़ी सिंपल है कि मुझे चाहिए A, तो ऑब्वियस है यार मुझे B को BX को हटाना ही हटाना है। हटाने की जिम्मेवारी मेरी है, कैसे हटाऊं ये नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। और C चाहिए तो ऑब्वियस है DX हटाना है, P चाहिए तो ऑब्वियस है QX हटाना है। तो मतलब इस तरीके से आपको चीजों को हटाते जाना और उसे कैलकुलेट करते जाना। तो मैं ये कह सकता हूं कि R1 टेंडिंग टू, अगर मैं R1 माइनस XR2 करूं, अब XR2 का मतलब क्या है भाई? XR2 का मतलब हो गया, अगर मैं इसमें x से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं इसमें, तो क्या प्रॉब्लम है? BX मेरा हट रहा है ना, मेरे को मेरा BX हटा हुआ चाहिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैंने करा, ये हो जाएगा a प्लस बी एक्स माइनस एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, c प्लस डी एक्स माइनस एक्स इंटू सी एक्स प्लस डी। मेरे साथ साथ लिख लो, नकली सा क्वेश्चन है। p प्लस क्यू एक्स माइनस एक्स इंटू पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है भाइयों, और बचा क्या? इनमें कुछ भी नहीं हुआ है प्रोसेस, ये एज इट इज रहेंगी मेरी टर्म्स, इनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है भाई। रो 1 को पूरे तरीके से सिंप्लीफाई कर रहा हूं, बात खत्म, बाकी कहानी बाद में सोचेंगे। a प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, सी प्लस डी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स, पी प्लस क्यू एक्स माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स, और ये हो गया ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी, पी एक्स प्लस क्यू एंड यू वी डब्ल्यू। बच्चे मेरा बी एक्स से बी एक्स कैंसिल, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, क्यू एक्स से क्यू एक्स कैंसिल। तो जितना पार्ट कैंसिल हो गया मैंने उसे कैंसिल कर दिया। उसके बाद अगले स्टेप पे लिखूंगा। इतना लिख लो फटाफट से ताकि मैं आगे बता सकूं। जल्दी जल्दी लिखना। देखिए कैंसिल करने के बाद जो मेरे पास टर्म्स बच जाती हैं वो बचती है a माइनस ए एक्स स्क्वायर, c माइनस सी एक्स स्क्वायर और p माइनस पी एक्स स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी, पी एक्स प्लस क्यू, यू वी डब्ल्यू। बच्चे बहुत सिंपल है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखना जरा, इन दोनों में से a को कॉमन ले लूं तो a अगर मेरा कॉमन आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से c को कॉमन ले लेता हूं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इन दोनों में से p को कॉमन ले लेता हूं तो p इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बाकी ऐसे का ऐसा।
शायद आपको दिख रहा है क्या कॉमन आ रहा है हमारा न्यूमरेटर में, एसीपी तो आ गया भाई, है ना, न्यूमरेटर में अपना असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आ चुका है। तो टेकिंग 1 - x स्क्वायर कॉमन फ्रॉम R1, तो ये हो जाएगा 1 - x स्क्वायर बाहर, ACP AX प्लस B CX प्लस D PX प्लस Q एंड UVW। सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर एक ही छोटी सी चीज थी, एक ही छोटा सा पार्ट था, एक ही छोटी सी ट्रिक थी, और वो यही थी कि आपको R2 को x से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, उसके बाद यू गेट योर आंसर। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, नाउ देखिए प्रूव में आपको क्या चाहिए, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट, और ये है BDQ UVW। जबकि मेरे पास UVW अवेलेबल है, ACP अवेलेबल है, मुझे सिर्फ BDQ चाहिए। और अगर मैं BDQ चाहिए तो अगर मैं AX CX और PX को माइनस कर दूं तो सारा काम बन जाएगा। तो मैं अगले स्टेप में लिखूंगा R2 टेंडिंग टू R2 माइनस X R1। ठीक है, तो भाई ये क्या हो जाएगा देखिए, ACP, अब मैं इसे डायरेक्ट रिड्यूस कर रहा हूं, BDF एंड UVW इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। खत्म बात, खत्म क्वेश्चन, खत्म, फिनिश डेप्थ। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। अगला फटाफट से लिख लीजिए, इसे आगे कर रहे हैं। अब एक बार ये असाइनमेंट निकाल लीजिए, हिंट दे रहा हूं सारे क्वेश्चंस में जो 4.2 के हैं, जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज वाले हैं, क्योंकि एंड करना है हमें इसका, और हम इसका एंड कर रहे हैं। और आगे फिर शुरू करेंगे 6 मार्क्स वाला टॉपिक जिसे हम एडजॉइंट ए के नाम से जानते हैं। उसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स भी आती हैं, फिर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। मुश्किल से मुश्किल आज, कल और परसों 3 दिन का लेक्चर बचेगा, आपका सारा काम खत्म हो जाएगा, फिर हम आगे चल सकते हैं। अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन, देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 21 भी करेंगे 4.2 का, वो भी मुझे पूरा कराना पड़ेगा, मैंने करवाया नहीं हुआ वैसा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 21 4.2 का ही क्वेश्चन में गिवन है, ABC आर इन AP, ABC AP में फाइंड 2y + 4 5y + 7 8y + a 3y + 5 6y + 8 9y + b 4y + 6 7y + 9 एंड 10y + c। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले तो ABC उसने AP में बोला है, मैं आपको बता दूं इसका आंसर डायरेक्ट 0 होगा, मुझे कुछ नहीं लेना देना, मेरे को डायरेक्ट आंसर पता है कि इसका आंसर 0 होगा। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि इसका आंसर 0 होगा? ठीक है, कंटिन्यू। तो इसका आंसर 0 होगा, ये हमें कैसे पता लगेगा यार? देखो, एक तो हमें पहले तो निकालना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद सोचेंगे कहानी क्या है। अगर ये एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन में आ जाए तो आप इसका डायरेक्ट आंसर 0 लिखेंगे। सुन लो मैं जरा क्या बता रहा हूं। अगर ABC AP में है, ABC GP में है, ABC HP में, आपको नहीं पता HP क्या होता है, और डिटरमिनेंट की फॉर्म में आ जाए, हमेशा आंसर 0 होता है। ठीक है, लेकिन हमें प्रूफ तो करना पड़ेगा, कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। जैसे ABC AP में है, पहले तो सुन लो जरा कहानी। ABC AP में है तो A + C = 2B, A + C = 2B। बैक टू वर्क। A + C = 2B, और जैसे कि ABC आर इन AP A + C = 2B, तो मेरा टारगेट है A और C को ऐड करना। यानी अगर मैं R1 और R3 को ऐड कर दूं तो R1 टेंडिंग टू R1 + R3, ये देखिए 2y + 4 5y 2y + 4 में ऐड करना था ये, तो +4y + 6 5y + 7 + 7y + 9 8y + a + 10y + c
3y प्लस 5, 6y प्लस 8, 9y प्लस b, 4y प्लस 6, 7y प्लस 9 एंड 10y प्लस c। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 2 प्लस 4, 6y प्लस 10, 5 प्लस 7, 12y प्लस 16। साथ साथ लिख लो, नकली सा क्वेश्चन है। 8y प्लस 10y यानी 16y प्लस a प्लस c। ठीक है, ये हो जाएगा 3y प्लस 5, 6y प्लस 8, 9y प्लस b, 4y प्लस 6, 7y प्लस 9 एंड 10y प्लस c। भाई अगर आप देखो ना, R1 और R2 दे आर डबल टू ईच अदर, मतलब R1 इज डबल ऑफ R2। 6y प्लस 10 है, इधर 3y प्लस 5 है। 12y प्लस 16 है, 6y प्लस 8 है। 16y 16, 10 और 8, 18 होना था, मैंने गलती से एडिशन गलत कर दिया, 18। तो ये 9y हो गया मेरा, और ये बच गया a प्लस सी और यहाँ पे b। तो a प्लस सी की वैल्यू अभी निकाली हमने, कितनी निकाली है? 2b। तो मैं बस वैल्यू डालने का काम करूंगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करूंगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये हम लिख सकते हैं 6y प्लस 10, 12y प्लस 16, 18y प्लस 2b, 3y प्लस 5, 6y प्लस 8, 9y प्लस b, 4y प्लस 6, 7y प्लस 9, 10y प्लस c। बच्चे अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस पूरे में से R1 में से 2 को निकालूंगा कॉमन। ठीक है, तो टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन लिया, 3y प्लस 5, 6y प्लस 8, 9y प्लस b, 3y प्लस 5, 6y प्लस 8, 9y प्लस b। आपको मैं एक बात पहले भी बता चुका हूं कि अगर कभी भी आपकी 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए तो आपका डिटरमिनेंट हमेशा 0 हो जाता है। तो आप लिखेंगे सिंस R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल या फिर सेम, देयरफॉर डेट इज इक्वल टू 0। और मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में इसका आंसर बता दिया था कि डेट जो है वो आपका 0 हो जाएगा। कैसे हो गया है देख लो। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट, आप पहले इसे कॉपी कर लो, फिर आप लोग डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज के ना क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे, मतलब 4.2 वाले सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर बाय चांस फिर भी अगर आपको दिक्कत आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। आपको मैंने दोनों तरीके बताए हैं। आप मेरी फेस टू फेस क्लास में आ सकते हो साइंस गुरु पे, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, जो कि दिल्ली में एक सेंटर उत्तम नगर में है, एक सेंटर नवादा मोहन गार्डन में है, वो आपको खुद आना पड़ेगा। या फिर अगर आप दिल्ली के बाहर रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हो। मैंने आपको नंबर पहले भी दिया था, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, मेल के द्वारा पूछ सकते हो, कैसे भी पूछ सकते हो, ये आपकी चॉइस है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9555553794। और फेस टू फेस क्लासेस के हमारे बैचेस तो चलते ही चलते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन बैचेस में आपको मैं डाउट सेशन लगा दूंगा जो अपने फेस टू फेस वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नेक्स्ट उसमें मिलते हैं, आगे चलते हैं, आगे करते हैं। देखिए अगला जो हमारा पार्ट है वो है एडजॉइंट ए वाला पार्ट। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हमें सबसे पहले तो आज हम सीखेंगे माइनर कोफैक्टर्स एडजॉइंट ए एंड ए इनवर्स। और इसके मैं टोटल आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा और पूरी क्लास निकल जाएगी, इसके 2 क्वेश्चन कराने में। लेकिन हाँ, इसके 2 क्वेश्चन करने के बाद जो अगली हमारी जो क्लासेस होगी, एक क्लास उसके अंदर हम इसकी वर्ड प्रॉब्लम करेंगे और उसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे। तो कोई दिक्कत आने वाली बात है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे माइनर कोफैक्टर हमें करना है, देखिए
आप 2 का क्वेश्चन नंबर 53 निकालिए एक बारी। 53 नहीं, उसमें तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना है। आप निकालिए जिसमें एक्स वाई जेड की ना प्रॉपर वैल्यू निकालने को दी हो, वो क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं। बोर्ड क्वेश्चंस में होंगे, हाँ बोर्ड वाले में बहुत सारे हैं। बोर्ड क्वेश्चन में जो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ असाइनमेंट के। असाइनमेंट को आराम से स्पाइरल करवा के बढ़िया तरीके से रख लो, जैसे मैंने रखा हुआ है, सही रहता है, आराम से केयर भी हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। हाँ, आंसर्स हैं अवेलेबल इनके, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर आंसर नहीं निकलते हैं हमारे, वो केसेस भी हमें पढ़ने हैं। तो मैं अभी पहले स्पेशली आंसर को चेक कर रहा था ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो पहले हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट पार्ट ही कर लेते हैं, दैट इज सफिशिएंट। इस मेथड को हम बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड, और इस मैट्रिक्स मेथड की वजह से मैं आपको सारी चीजें सिखा दूंगा। सारी चीजें मतलब माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट वगैरह वगैरह। लेकिन आप प्लीज, एक रिक्वेस्ट है, आप बिल्कुल भी कॉपी नहीं करेंगे। 2 क्वेश्चन मुझे टोटल कराने हैं, उसके बाद आपकी क्लास आज की समाप्त हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन है 3x - y + z = 5, 2x - 2y + 3z = 7। क्वेश्चन साथ साथ लिखो बस। एंड x + y - z = 1। देखिए लिखते कैसे हैं इसको, पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं कैसे करना है। देखिए, आप याद रखिएगा, कैपिटल A इंटू एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल B। अब ये है क्या, कैपिटल A जो आपका होगा वो हमेशा, इसको मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं, मैं बोल रहा हूं बार बार। कैपिटल A जो आपका होगा वो होगा कोफैक्टर कह रहा हूं, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ गिवन इक्वेशन। कोफिशिएंट क्या है, 3, 2, 1 3, 2, 1 -1 -2 एंड +1। कुछ नहीं है आगे, इसका मतलब 1 है। ऐसे ही z में 1, 3, -1, x इंटू बी। इसको प्रॉपरली लिख देते हैं, 3 - 1 1, 2 - 2 3, 1 1 -1। इस x को हम लिखेंगे x y z, और इस b को हम लिखेंगे 5 7 1। अब मैं आपको बता दूं, आप चाहो तो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। जब आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो यही इक्वेशंस आएंगी। तो इन दोनों मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल इक्वेशंस आपकी हमेशा यही होंगी। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप करना चाहो तो करके देख सकते हो, बट करके दिखाना नहीं है एग्जाम में। इतना पहले कॉपी करो, मैं नेक्स्ट पेज से आगे करूंगा। फटाफट से इतना कॉपी करना। समझ में आना है, ax = b। a क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशंस x y और z के, और x हमेशा x y z और b हमेशा ये, ठीक है। देखिए, आपको पता है ax = b, ax = b, तो x = b अपॉन a, दैट इज कॉल्ड a इनवर्स b। यानी x जो होगा वो होगा a इनवर्स b। आप चाहो तो a इनवर्स को एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से भी निकाल सकते हो, बट स्पेशली लिखा हुआ आता है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो हम लोग जो सीखेंगे वो सीखेंगे a इनवर्स मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से कैसे निकाला जाए। आप इसे कॉपी कीजिए, हम आगे कर रहे हैं।
देखिए ए इनवर्स के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है दैट इज इक्वल टू 1/a det इनटू एडजॉइंट ए, जबकि ये क्वेश्चन पूरा का पूरा मैट्रिक्स की फॉर्म में है। ठीक है, तो कोई भी बच्चा ऐसे घबराएगा नहीं, मैट्रिक्स लिखना है, डेट नहीं लिखना। तो पहले आप ऐसे लिखेंगे ए डेट निकाल लेते हैं, पहले एडजॉइंट ए तो हमें नहीं पता क्या होता है, ए डेट निकाल लेते हैं। ए डेट जो है, जो आपको मैट्रिक्स दी हुई थी ए की, वो वैसे का वैसे लिखनी है आपको। आप देखिए मैट्रिक्स आपको क्या दी हुई है डेट की, अब आप इसे कर दीजिए एक्सपैंड, एक्सपेंशन कर दीजिए इसकी। मैंने कर दिया एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। आपको पता है कहीं से भी एक्सपैंड कर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। इसके अंदर आ जाएगा 3 2 -3 +1 -2 -3 +1 2 +2 2 -3 -2 -3 2 -+2। ठीक है, इसे एक सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, 3 × -1 -5 +4, ये आ गया मेरा -3 -5 +4, यानी आंसर आ गया -4, विच इज नॉट इक्वल टू 0। 0 के केस के लिए आप डिफाइन नहीं कर सकते इसको। 0 के केस में क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा, आप पहले ये देख लो कि हम किस केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये आ गया +4। सर मेरे को पहली चीज मिल गई ए डेट, अब मेरा टारगेट है एडजॉइंट ए निकालना। ए डेट मिल गया मुझे, अब मेरा टारगेट है एडजॉइंट ए निकालना। एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ सुनना है और देखना है। आपको करना क्या है, आप करेंगे A11 A12 A13 A21 कैपिटल में, A22 A23 A31 A32 A33। देखिए ये जो कैपिटल ए है इन्हें हम कहते हैं कोफैक्टर्स। क्या बोलते हैं? कोफैक्टर्स, COFACTROS, कोफैक्टर्स। ये जो कैपिटल में लिखे जाएंगे ये हमेशा लिखे जाते हैं कोफैक्टर्स, इन्हें कहते हैं हम कोफैक्टर। देखिए आगे समझ लेते हैं आगे कहानी क्या है। कोफैक्टर्स A11, जब मैं बात कर रहा हूं A11 की, तो आपको वही अप्लाई करना है जो आप पहले अप्लाई करा करते थे एक्सपेंशन के अंदर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कर देंगे कैंसिल, ऐसे ही करते थे। डेट बच गया मेरा -2 3 1 -1, ऐसे ही लिखे रहने दो, कुछ मत करो, पंगे मत लेने की कोई जरूरत नहीं है। 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अच्छा इसके अंदर कॉर्नर नहीं लेना, कभी भी कॉर्नर नहीं लेना। जैसे डिटरमिनेंट के एक्सपेंशन में हम हमेशा क्या लेते थे, कॉर्नर को लेते थे। यहाँ पे कॉर्नर 3 आ रहा है ना, इसको नहीं लेना। 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, 2 3 1 -1, जो बच गया उसे लिख देना है कैंसिल, जो बच गया उन्हें उठा के यहां लिख दो और कुछ मत करो। 1 3 1 3 में देखिए 2 -2 1 1, ठीक है। 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 1 1 -1, ठीक है। 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 3 1 1 -1, 3 1 1 -1, 2 3 3 -1 1 1, 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 2 -2 1 1, उसके बाद 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 -1 3 +1 है वो, 3 +1, उसके बाद 3 +1 ये गया ना, 3 +1 2 3 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 -1 2 -2। इस तरीके से आप निकाल सकते हो अपने कोफैक्टर्स, बट इन्हें कोफैक्टर्स नहीं कहते। तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं माइनर्स। क्या बोलते हैं इन्हें? माइनर्स। बट कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर एक स्टेप एक्स्ट्रा है, देखते जाओ। -1 की पावर इन दोनों का सम 1 + 1, -1 की पावर 1 + 2, साथ में मल्टीप्लाई कर देना है। 1 और 2 लिखा था ना ये। -1 की पावर
1 प्लस 3, ठीक है, -1 की पावर 2 प्लस 1, -1 की पावर 2 प्लस 2। कॉर्नर की जगह इन नंबर्स को लेना है आपको। -1 की पावर 2 प्लस 3, -1 की पावर 3 प्लस 1, -1 की पावर 3 प्लस 2, -1 की पावर 3 प्लस 3। भाई साहब करा क्या मैंने, ध्यान से सुनो। सबसे पहले सारे कोफैक्टर्स के ए वगैरह वगैरह लिखा हमने, उसके बाद कॉर्नर को कैंसिल करते गए, जो बचे उनको लिखते गए। और अगर मैं ये पावर वाला पार्ट नहीं लगाता, माइनस वाला, तो ये कहलाता है माइनर्स, अदरवाइज दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर्स। फटाफट से इसे कॉपी करो, मैं अगले पेज पे आगे करूंगा। फटाफट से इसे कॉपी करना, अभी इनके आंसर्स निकालने पड़ेंगे हमें। कॉपी करो आराम से, टाइम दे रहा हूं मैं तुम्हें करने के लिए। जल्दी लिख लो, मैं आगे का स्टेप बना रहा हूं तुम्हारा बस।
देखिए ये कॉपी कर लिया। अगर कुछ आपके कोफैक्टर छूट गए हो तो मैंने यहां पे सारे लिखे हुए हैं, ये सारे कोफैक्टर्स लिखे हैं, देखिए यहां तक ये सारे कोफैक्टर्स हैं, उनके बाद उनकी सिंप्लीफिकेशन है। अगर कोई छूट गया हो तो आप यहां से देख के लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिए अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। हमने लिखा था -1 की पावर 1 + 1 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर -2 3 1 -1। जैसे क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते थे एक्सपेंशन में, सेम टू सेम वैसे चलना है। पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई माइनस नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई, यही हुआ। ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, अभी पहले देख लो, कॉपी नहीं करो, टाइम दूंगा फिर से कॉपी करने के लिए। पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई यानी +2 -3 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया -1, ये लिखा हुआ है। और -1 का स्क्वायर तो प्लस होता है, मैंने प्लस लगा दिया। समझ में आ रहा है, यहां पे मैंने प्लस लगा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखिए -1 का क्यूब होता है नेगेटिव, ये देखो नेगेटिव साइन लगा हुआ है। -2 -3 यही लिखा हुआ है। -5 आएगा ये, लेकिन माइनस उसका साइन चेंज करके क्या कर देगा, +5 बना देगा। -1 की पावर 4 1 + 3 = 4, जो पीछे दी हुई थी इन दोनों का सम, ठीक है ना। 2 और माइनस ये +4 हो जाएगा ये, और बाहर तो इसका प्लस लगा ही हुआ है, ठीक है। तो कितना आ गया, +4 आ गया। ऐसे ही सारी मैंने एक्सपेंशन कर रखी है, ऐसे ही सारी एज इट इज। इन वालों के साइड में जगह नहीं थी तो नीचे कर दिया। लेकिन आप एक चीज नोट करें, पहले वाले केस में A11 वाले में हमेशा प्लस आ रहा है, दूसरे वाले में माइनस, तीसरे वाले में प्लस, चौथे वाले में माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ये देखो फिर प्लस। समझ में आ गया। यानी आपको करना क्या है, स्टार्टिंग करनी है प्लस से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते हुए निकालना है। और कैसे करना है, जो -1 की पावर है ना, उसको सोचने की जरूरत नहीं है, पहले क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। जो साइन आपका आए, अगर आपका प्लस से मल्टीप्लाई हो रहा तो साइन चेंज नहीं होता, अगर माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा तो आपका साइन चेंज होता है। एग्जाम्पल, इसके अंदर मेरा आंसर आया था -1, 2 - 3 = -1, इसमें मेरा साइन चेंज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ +1 से। इसके अंदर मेरा साइन आया -5, लेकिन यहां पे मैंने लिखा हुआ +5, क्यों भाई, क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ था। तो प्लस वाले में यानी इन वालों में कोई साइन चेंज नहीं होगा। जो आंसर आ रहा है क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से वही लेना है, मतलब फर्स्ट 3 5, उसके बाद 7 वाले में, फिर उसके बाद इस वाले में, ठीक है। बाकी सब में साइन चेंज कर दो, जो भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई होते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं, ऐसा हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो इस तरीके से आपने कोफैक्टर्स निकाल लिए। समझ में आ गया कैसे निकलता है कोफैक्टर्स, समझ में आ गया माइनस कैसे निकलता है, क्योंकि माइनर कैसे निकाला आपने, अगर आप ये नेगेटिव वाले साइन नहीं लेते हो, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी साइन नहीं लेते हो, ये -1 की पावर नहीं लेते हो, दे आर कॉल्ड माइनर्स, और इन्हें हम कहेंगे कोफैक्टर्स। समझ में आ गया। आप पहले इसे कॉपी करो, हम आगे करते हैं। कॉपी कीजिएगा।
देखिए करना क्या है अब अगले स्टेप में, आपको एडजॉइंट है, अब मेरे साथ साथ करना है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको एडजॉइंट ए निकालना था, हमने कोफैक्टर निकालना सीख लिया, हमने माइनर निकालना सीख लिया। एडजॉइंट ए इज मैट्रिक्स की फॉर्म में A11, A12, A13, यानी कोफैक्टर्स लिख रहे हैं A21, A22 एंड A23, A31, A32, A33 का ट्रांसपोज कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर में लिख देता हूं क्या क्या है मेरे कोफैक्टर थे मेरे, -1, 5, 4, आप देख लो आपने निकाले हैं, इन सब का ट्रांसपोज करना है मुझे। 0, -4, -4, उसके बाद 4, -7, -4। कैसे लिखेंगे इन्हें? एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, जो रो में लिखा है उसे कॉलम में लिख दूंगा, रो में लिखा हुआ है -1, 5 और 4, तो -1, 5 और 4, जो सेकंड रो में लिखा है उसको लिख दूंगा 0, -4, -4, 4, -7, -4। ये मेरा एडजॉइंट ए आ गया। आपने ए इनवर्स क्या पढ़ा था? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो हमने निकाली थी फर्स्ट शीट में, देखिए आपने भी निकाली हुई है, ए डिटर्मिनेंट की हमने वैल्यू निकाली थी शायद 4 या -4 ऐसी कुछ है, समथिंग लाइक दैट। 1 सेकेंड, -4 और ऐसे का ऐसा आप इसको लिख देंगे। तो ए इनवर्स निकालने का ये था दूसरा मेथड, जिसे हम मैट्रिक्स मेथड के नाम से जानते हैं। ये मैट्रिक्स मेथड के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आपको ए इनवर्स नहीं निकालना है इस क्वेश्चन में, आपको निकालना है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। शायद हमने यही पढ़ा था, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो मैं ए इनवर्स बी निकालता हूं। देखिए ए, देखो कोई भी बच्चा ना इस -4 को अंदर नहीं लेके जाना डिवाइड में, पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा उसके बाद मैं लेके जाऊंगा जानबूझ के। तो अभी कोई नहीं मल्टीप्लाई करेगा, कुछ नहीं करना, सुनते रहो ध्यान से। x मीन्स XYZ, ए इनवर्स का मतलब था 1 बाय ये पूरा जो हमने निकाला है अभी, और साथ ही साथ जो हमारा b था, b आप देख लीजिए पीछे दिया हुआ 571। मैंने आपको क्यों बोला कि आपको नहीं निकालना था ए इनवर्स बी एंड ऑल, मैंने क्यों आपको ये बात कही थी? मतलब ए इनवर्स नहीं निकालना मतलब -4 को अंदर नहीं लेके जाना, बिकॉज जब आप मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो ये होगा -1/4, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, फिर ऐड करोगे, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे, इतना लंबा मेथड पड़ जाएगा। कौन करे इसको, कौन सॉल्व करता रहे, कौन पागलपंती करता रहे? तो उससे बढ़िया कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए क्या करेंगे, -1/4 नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, देखिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो ये पूरा मल्टीप्लाई होगा किससे? ये पूरा मल्टीप्लाई होगा इससे। ऐसी ही मल्टीप्लीकेशन करते थे, एरोप्लेन उड़ा, एरोप्लेन क्रैश, -5 + 0 + 4। यहीं पे काफ़ी है यार, इतना बड़ा खींचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा अपना इससे, तो ये हो जाएगा। उसके बाद लास्ट ये हमारा इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 4 = 20 -28 -4, -1/4 अपना ऐसे का ऐसा है, XYZ ऐसे का ऐसा है। ये आ गया बेटा -1, 25 में से 28 गए -3 और ये -10, 20 में से 28 गए -8 और -4 -12। अब इस -1/4 को अंदर लेके जाऊंगा मैं, तो ये हो जाएगा मेरा 1/4, 5/2 एंड 3। देखो कई बार ना इन क्वेश्चंस के अंदर मेरा आंसर गलत आ जाता है, क्योंकि मैं जल्दी के चक्कर में चीज़ें गड़बड़ करा देता हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक करा देता हूँ। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, प्रोसीजर सेम है। इसीलिए मैं इसके हमेशा 2 क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि इनमें मैं इतने सारे स्टेप्स बताने की कोशिश करता हूँ जिससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्ट छूट ही जाता है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला 2 क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ से लेकिन प्रोसीजर एग्जैक्टली सेम है, प्लस माइनस आपको खुद करना है, प्लस माइनस मैं नहीं सिखा सकता, आपको ये भी पता है। x इज इक्वल टू 1/4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/4,
y इज इक्वल टू 5/2 एंड z इज इक्वल टू 3। अगर मैं ये स्टेप नहीं लिखूंगा तो 6 में से कम मेरा एक नंबर कटेगा ही कटेगा। और ये ऐसा मैंने कई बार देखा है, क्योंकि जब जब मैंने अपने स्कूल में बच्चों के पेपर चेक किए तो बच्चों ने यही गलती करी, इन दोनों को इक्वल लिख दिया, लेकिन इस पार्ट को लिखना भूल गए, जिसके लिए मैंने उनके मार्क्स काट लिए। क्योंकि भाई बोर्ड में उसके मार्क्स कटते हैं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। ठीक है, आप इसे कॉपी कर सकते हो, हम आगे कर रहे हैं फटाफट से। एक क्वेश्चन और करेंगे, 25 का सेकंड पार्ट ही कराऊंगा। ठीक है, और ये बच्चे हमारा आंसर गलत आ रहा है इसका, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे -1 दिया हुआ है, यहाँ पे ये 1 नहीं है, ये -1 है। तो हमें घबराना नहीं है, हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया, क्या फर्क पड़ रहा है भाई, आंसर से क्या लेना देना, बुक भी तो मैंने ही बनाई है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन मैं गलत उतार दूं तो क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही तो प्रिपेयर हो गया ना। यहाँ पे बस वो -1 दिया हुआ आप देख सकते हो, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, सेम ही है हमारे को, उससे क्या करना, आप -1 वाला जाके घर से कर लेना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए 25 का सेकंड पार्ट, 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 60, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 45, 6x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 70। हम यहां पे लगा सकते हैं 1। देखिए सबसे पहले तो क्लियर है कि ax इज इक्वल टू b होता है। ठीक है, a मतलब आप मेरे साथ साथ करोगे इसका सॉल्यूशन, a मतलब 4 1 6, ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपको कहीं अलग से नहीं लिखना, 3 2 2 2 3 3 और x की वैल्यू डाल दी इस बार x y z एंड b की वैल्यू डाल दी 60 45 70 60 45 एंड 70, तीनों टर्म्स मैट्रिक्स की फॉर्म में रहेंगी। 4x प्लस 3y प्लस 2z, x प्लस 2y प्लस 3z, 6x प्लस 2y प्लस 3z, 70 45 और 60। ठीक है, देखिए सबसे पहले ए डेट निकालना है आपको, कुछ भी एक्स लिखने की जरूरत नहीं है कि एक्सपेंडिंग अलोंग कहां से या कहां से नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हो, लिखोगे तो सही रहता है थोड़ा सा, स्कूल का टीचर मार्क्स नहीं काटता उस केस में। एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, जनरली मैं रो 1 को प्रेफर करता हूं। 4 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 18 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 12, तो ये मेरा आ जाता है 0, क्योंकि 6 माइनस 6 इज 0, माइनस 3 इंटू माइनस 15 यानी 45 हो जाएगा ये, और प्लस 2 इंटू माइनस 10 ये हो जाएगा 45 माइनस 20 यानी 25, विच इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया कैसे एक्सपेंड किया, ये कैंसिल, 6 माइनस 6 0, माइनस 3 माइनस 18 माइनस 15 यानी 45, ये गया 2 माइनस 12 यानी माइनस 10, तो उसके बाद 45 माइनस 20 जो कि मेरा 25 होता है। अब मेरे को निकालने कोफैक्टर, डायरेक्ट कुछ नहीं लिखना, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, मेरे साथ साथ कर सकते हो, इसमें ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जितना लिखा है छोड़ दो, अब एक बार सुन लो इसको। आप क्या करना, पहले ही प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे लिख देना। उस वाले क्वेश्चन में मैंने बहुत सारे स्टेप्स बताए थे, इस वाले में मैं वो स्टेप्स बता रहा हूं जो आपको एग्जैक्टली एग्जाम में करने हैं और देने हैं। ठीक है ना, आप हमेशा क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पर भरोसा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको चाहिए a11 चाहिए, आपने क्या किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कर दिया कैंसिल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कर दिया कैंसिल, कॉर्नर से कोई लेना देना नहीं, 2 3 जा 6 माइनस 6,
और इसे ब्रैकेट में लिख देना, ये आपका आंसर आ गया 0। अब मैं आपको बताऊं, आपने अलोंग करा है R1 के अलोंग एक्सपेंड किया ना, तो R1 के तीनों एलिमेंट ये और ये उठा के लिख दो यहां पे बस। 3 - 18 यानी 15, फिर 2 - 12 यानी कि -10। आपको प्रॉब्लम क्या है इसमें? लो, 3 एलिमेंट तो नकली होते हैं बहुत। अगर R2 से करोगे तो R2 के लिए लिख दोगे 2 2 2 3 और सॉरी 2 1 2 2 और 2 3। R3 में करोगे तो उसके अकॉर्डिंग, C1 में करोगे तो A11 A21 A31, कोई भी 3 ऐसे कर सकते हो, ठीक है। A21 की बात करते हैं सर। 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, कॉर्नर से कोई लेना नहीं। 3 3 9 -4, 3 तड़ाका 9 -4 डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, -5 आ गया। एक बारी दोबारा देखें, ये कैंसिल, 3 3 9 -4। 2 2 की बात करते हैं सर। 2 2 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम आपको छुपा लेना है। आपको क्या क्या छुपा लेना है? आपको सेकंड रो नहीं देखनी, आपको सेकंड कॉलम नहीं देखना। सेकंड कॉलम में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, ये 1 भी हटा दूंगा मैं, ठीक है, और 3 भी हटाऊंगा। देखिए बड़े ध्यान से, 2 2 में जानबूझ के करा रहा हूं, ध्यान से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी आपके 4 एलिमेंट सिर्फ बच जाते हैं, जो कि हैं कौन कौन से एलिमेंट बचे हैं आपके? 4 2, नीचे लिखा हुआ है 6 और 3, 4 2 और 6 और 3, 4 3 12 -12, दैट इज ऑल्सो 0 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से सारे एक्सपेंशन कर रहा हूं। सेकंड रो थर्ड कॉलम, 8 - 18 यानी -10 यानी +10, ये गया 8 - 18 यानी +10। 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 9 - 4 दैट इज इक्वल टू 5, और इधर भी 9 - 4 आया था। 2 1 सेकेंड रो, 3 3 9 -4, ठीक है, आ सकता है। ये कैंसिल हुए थे ना, ये और ये कैंसिल हुए थे, तो 3, ठीक है। तो दोनों एलिमेंट सेम ही है ना, वो 4 ऊपर के भी, ठीक है। थर्ड रो सेकंड कॉलम, 12 - 2 यानी 10 हो जाएगा मेरा नेगेटिव में। 3 3 यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम कैंसिल, थर्ड रो थर्ड कॉलम कैंसिल। 8 - 3 जो कि मैंने बचपन में पढ़ा था 5 होता है। समझ में आ गया? मेरे साथ साथ लिख लिया इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया कैसे कैलकुलेट करना है? बहुत आसान है, बहुत नकली है, फटाफट से लिख लो इसको, आगे करूंगा मैं। वैसे तो इसके सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, बट 1 2 क्वेश्चन है जो थोड़े डिफरेंट है। अगली क्लास में हमें वही करने हैं और वर्ड प्रॉब्लम्स भी करनी है उसी वजह से। देखिए अगला पार्ट क्या है? एडजॉइंट है। कोफैक्टर्स निकाल लिए, अब निकलेगा एडजॉइंट है। एडजॉइंट ए इज ऑलवेज इक्वल टू A11। अच्छा, इनको लिखना किस में? मैट्रिक्स की फॉर्म में, तभी तो ये मेथड मैट्रिक्स मेथड कहलाता है। A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन है, ठीक है। आप इतनी प्रेजेंटेशन दोगे पूरे नंबर मिलेंगे आपको। इससे कम नहीं दे सकते, ज्यादा दे सकते हो, कम नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसमें कोई पूछना नहीं है कि सर ये डायरेक्ट लिख सकते नहीं लिख सकते, कुछ डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसके अलावा जो मैंने लिखा है कम नहीं दे सकते। एक्सप्लेनेशन या प्रेजेंटेशन ज्यादा देनी पड़ेगी, देना चाहो तो। -5 0 10 5 -10 5, टेप के लिखिए। अब कॉपी मत करो, अब एक बारी और समझ लो इसको। ये हो जाएगा मेरे भाई 0 15 -10 -5 0 10 5 -10 5 0 15 0 15 -10 -5 0 10 -5 5 0 5 -10 एंड दिस, ठीक है। ये मेरा आ गया एडजॉइंट ए। अब मेरे को निकालना है ए इनवर्स, दैट इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट का ए। तो ये मेरा हो जाएगा 1/a डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैंने निकाली थी 25, और ये मैट्रिक्स मैंने निकाला 0 -5 5 15 0 -10 -10 10 5।
ए इनवर्स निकल गया, जो आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकालते हो ये वही ए इनवर्स है, लेकिन फर्क इतना है ये मैट्रिक्स मेथड है, वो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन वाला मेथड था। तो एग्जाम में जो लिखा हुआ आएगा मुझे तो वही अप्लाई करना पड़ेगा। मेरा कैपिटल एक्स जो होता था यानी एक्स वाई जेड जो था मेरा, दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं यहां पे 0 -5 5 15 0 -10 -10 10 और 5 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू थी हमारी 60 45 70 60 45 70, ये हो जाएगा 1/25 नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन देन ऐड। कैसे? हेलीकॉप्टर उड़ा, हेलीकॉप्टर क्रैश, ऐसे ही करते थे। तो ये हो जाएगा 0 45 इंटू 5, 250 में से माइनस कर दो 25, तो -225 350 900, काफी बड़ी टर्म है। 0 -700 हो गई छोटी। उसके बाद -250 नहीं सॉरी 10 इंटू 60 यानी 600 -600 प्लस 450 और प्लस 350। भाई साहब इसको कैलकुलेट करके लिख देता हूं 1/25 125 यानी 5 आ गया x मेरा, क्योंकि इससे डिवाइड होगा। 900 में से ये गए 200, 8 आ गया मेरा y, और 450 और 350, 800 में से ये गए 200, तो 8 आ गया मेरा z। 25 से इसको डिवाइड कर दो, यहां पे जगह नहीं है, मैं साइड में लिख देता हूं, लास्ट में आप इस पार्ट को लिख लेना। देखिए x y z इज इक्वल टू 1/25, 25 से डिवाइड किया मैंने, 5 8 8, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 8 एंड z इज इक्वल टू 8। दैट इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, यहां पर हमारे ये 2 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप इन्हें कॉपी कर लीजिए क्योंकि कॉपी करना जरूरी है। ठीक है ना, 5 8 8 आंसर दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो पीछे। और पिछले वाले में मेरा आंसर इसलिए मैच नहीं कर रहा था क्योंकि माइनस की मिस्टेक थी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है, 5 8 8 आंसर है एक्स वाई जेड का। आप इसे कॉपी कर सकते हो, पहले आराम से कॉपी करो, जल्दी नहीं मचाओ। ठीक है, घर जाने की जल्दी मत किया करो, रोज ही घर जाना होता है। अगली क्लास में जो हम टॉपिक करेंगे उसके लिए आप कम से कम 1 आवर 15 मिनट 20 मिनट के लिए आइएगा, क्योंकि मैं उसके अंदर आपका वर्ड प्रॉब्लम्स आई विल ट्राई कि सारी वर्ड प्रॉब्लम एक ही दिन में कंप्लीट हो जाए। वर्ड प्रॉब्लम्स प्लस कुछ इनवर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं कराऊंगा, और साथ ही साथ एक उसके बाद और क्लास लगेगी, एक क्लास होगी जो हमारी, जो असाइनमेंट के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, जो पीछे आप मेरे चार्ट देख सकते हो, उस चार्ट से रिलेटेड है। तो वो चार्ट आपको पीडीएफ में मिला होगा, आप प्रिंट निकाल लीजिए उसका। वो चार्ट पहले लर्न करके आना है, फॉर्मूलाज लर्न करके आना है, फिर मैं उन्हें समझाऊंगा। तो वो समझाने के बाद आप उसे आगे कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप फिलहाल कॉपी कीजिए और हम खत्म करते हैं इसको यहीं पर। मतलब है आसान मेथड, बट हाँ 6 नंबर का भी है। अब 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो आना ही आना है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज का है चाहे इसका है, आना जरूर है एक क्वेश्चन। हाँ प्रॉपर्टीज तो जरूर आएगा, चाहे 4 का है चाहे 6 का है, और मैट्रिसेस और इसमें से मिलाकर एक 6 का भी आना है। तो ढंग से कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय, सी यू, टाटा।